कल जब बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर में, तो वहाँ पे बिदुड़ी साहब, रमेश बिदुड़ी साहब, जो कि साउथ दिल्ली, जो कि दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, वहाँ के एमपी हैं बीजेपी से, और उन्होंने दानिश अली साहब को क्या क्या कहा, उनकी राष्ट्रीयता पे सवाल उठाया, उनको कट्टरवादी कहा और उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं नहीं दोहरा सकता यहाँ पे। तो ये सब देख के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस तरह के स्पीच की वजह से समाज के अंदर में एक तनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं पैदा होने लगता है, और जो अक़लियत जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको लगता है कि इस देश में अब उनका जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम कभी बातचीत करते हैं तो हम कोई ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो बड़े हैं वो हमें सिखाते हैं कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना कीजिए, यानी गैर पार्लियामानी जो ज़बान है उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि पार्लियामेंट में जो एक एमपी हैं वो भी साउथ दिल्ली के एमपी हैं, और साउथ दिल्ली वही इलाका है जो दिल्ली का सबसे मोस्ट पॉश इलाका माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट इलाका माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वहाँ का एमपी अपनी बात को पार्लियामेंट पे रखते हुए एक अल्पसंख्यक समाज के दूसरे एमपी को, जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुन के आया है, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलितों और बहुजनों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, उस पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कहता है जो सुन के आपके कान से भी खून निकलने शुरू हो जाएंगे, और कोई भी इंसान गुस्से में आ ही जाएगा। और ये सारी चीज़ें देख के कोई भी इंसान अपना सर पटकने लगेगा और यही सोचेगा क्या यही हिंदुस्तान की जमहूरियत है? क्या 75 साल आज़ादी के बाद से जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या यही दिन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, या देश को यही दिन देखना था? तो ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन एक और शर्म की बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद ये और भी ज़्यादा शर्मनाक है, कि जब बिदुड़ी जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो उनके पीछे बैठे हुए जो भाजपा के जो दूसरे एमपी थे, वो लोग उनको रोकने के बजाय और या फिर उनके चेहरे पे कुछ क्या कहेंगे, डिस्कम्फर्ट होने के बजाय दूसरे जो एमपी थे वो हंस रहे थे। तो ये जो हंसना जो है, अगर आप साइकोलॉजिकली देखें और आप एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो ये बता रहा है कि देश की हालत ठीक नहीं है। गाली देने के बाद, गंदी बात कहने के बाद एक रद्द अमल एक दूसरा इंसान का क्या होना चाहिए कि ये गलत है, आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति के बहुत ही गंदी बात कहने के बाद उसकी राष्ट्रीयता पे आप सवाल करते हैं, उसके धर्म पे आप चोट करते हैं, उसकी आइडेंटिटी पे चोट करते हैं, उसकी जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, जो हर तरह से समाज में दबाया हुआ है, और उसके ऊपर अगर आपको हंसी आती है और वो भी आप ठहाके लेते हैं और आपको मजा आता है, तो समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह की गंदी बातें बोल रहा है, उससे कम गंदी बातें उस व्यक्ति के दिल में नहीं है जो इस बातों को लेकर हंस रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बात सिर्फ रमेश बिदुड़ी जी की जबान से, कोई कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, कुछ मुंह से कुछ जबान से कोई बातें फिसल गई, ऐसी बातें नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये सब वेल कैलकुलेटेड प्लान है, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत करीब हैं, 2024 के इलेक्शंस, और सरकार भी इस परेशानी में है कि इलेक्शंस को पहले कराएं या बाद में कराएं। जो इंडिया के जो गठबंधन है, उन्होंने कुछ छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के एक कम से कम एक ग्रुप तो बना लिया है, और उन थोड़े से नैरेटिव में भी अब इंडिया गठबंधन आ रहा है, और उसके बाद से सरकार लगातार अनपॉपुलर हो रही है। तो किसी तरह से आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि किसी तरह से कुछ भी कर लो, लेकिन एक बार सत्ता में और आ जाओ। तो ये जो डेस्परेट जो सरकार है, वो डेस्परेट सरकार इस कदर नीचे गिर जाएगी कि वो अब पार्लियामेंट के अंदर में वो चीज़ें टॉलरेट करेगी जब अल्पसंख्यकों को, जो लोकतंत्र का जिसे कहते हैं कि वो मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे पवित्र जगह है, वहाँ से जब अल्पसंख्यकों को गाली दी जाएगी, जब अल्पसंख्यकों को बुरा कहा जाएगा, तो ये देश का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ।
क्या था, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कुछ उन्होंने बात कही है जो भावनाएं उनकी कुछ लोगों की आहत हो गई है। इतना लीपापोती करने से नहीं होगा, इतना लीपापोती करने से नहीं होगा। आप याद रखिए, राहुल गांधी ने एक बार मोदी जी का कुछ ऐसा नाम ले लिया था इलेक्शंस रैली से, वो भी इलेक्शंस रैली से, तो उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, शायद उनकी जो रहाइश थी उससे भी उनको बेदखल कर दिया गया, तरह तरह से उनको परेशान किया गया, कई सारे केसेस भी हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कोई ये व्यक्ति अल्पसंख्यक के खिलाफ इस तरह से बोलता है और फिर ये हो रहा है कि अरे इनके लाइन को कुछ काट दिया जाएगा, इनके जो स्पीच थे उसको पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। आप सोचिए अगर यही बात अपोजिशंस के लीडर अगर कहे होते या कोई मुसलमान कहा होता तो आज वो जेल के अंदर में होता, आज उसकी मेंबरशिप होती वो खत्म हो जाता। तो एक देश में जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल ऑफ द लॉ, सबके लिए एक कानून। तो अगर राहुल गांधी मोदी जी के बारे में अगर कुछ बोल देते हैं, अगर उनके लिए सजा ये है कि उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो फिर ये व्यक्ति जो कि एक संप्रदाय के खिलाफ बोल रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल रहा है और ऐसी बातें बोल रहा है जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। यहां तक कि जो गोदी मीडिया है वो भी इस तरह के बयान को चलाने से डर रहे हैं। और देखिए विदुड़ी जी जो हैं, मैं भी कभी कभी सोचता हूं तो मैं क्या कहूँ, अपना माथा पीटता हूँ कि विदुड़ी जी जिस समाज से आते हैं वो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो कमजोर तबके से आते हैं। लेकिन कमजोर तबके के एक लीडर के दिमाग में इस तरह से उनकी ट्रेनिंग दे दी गई हिंदुत्व के अंदर में कि वो नहीं देखते हैं कि एक जो पिछड़ा एक दलित जो है, अगर उसके घर में अगर रोटी नहीं रहती है, उसके घर में परेशानी होती है, तो एक मुसलमान या ईसाई या दूसरे कमजोर तबके के लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं। और वही बात मुसलमानों के साथ भी, अगर मुसलमानों के दुख और दर्द में सबसे पहले पहुंचने वाले अन्य समुदाय के कमजोर तबकात के लोग होते। विदुड़ी जी के बारे में एक और बात याद रखिए कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका टिकट इस बार हो सकता है कि बीजेपी दे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है टिकट बहुत कटते हैं। तो उनको भी ये लग रहा था कि अगर कुछ इस तरह की मैं बात बोल दूं तो फिर मैं न्यूज में आ जाऊंगा। और आपको भी पता है कि इस देश में राष्ट्रवादी होने का सबसे इजी तरीका है कि आप एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलिए, आप राष्ट्रवादी हो गए। आप कुछ भी कीजिए, आप कानून का पालन मत कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक संप्रदाय को, एक मजहब विशेष को आप हमेशा टारगेट करते हैं तो आप राष्ट्रवादी रहेंगे। आपके ऊपर ना ईडी आएगी, ना आपके ऊपर सीबीआई आएगी, ना आपके कामकाज का कोई हिसाब लेगा और आपकी तरक्की होनी तय है। इस लोकतंत्र में आज हालत ये हो गई है कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलिए, एक पार्टी जो अपने आप को कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी है, वो आपको टिकट भी देगी, आपको जिताएगी भी, आपको मंत्री भी बनाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में जो भारत का संविधान है, जो भारत के लोग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी चोट पड़ी है। दानिश अली साहब जो हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप विदुड़ी जी को ये मत समझिए कि ये बहुसंख्यक समुदाय के ये नुमाइंदे हैं, इनको ऐसे समझिए कि पार्टी के अंदर में भी इनकी पोजीशन आज इतनी कमजोर हो गई है कि आज इनका इस्तेमाल पार्टी कर रही है और ये अपने आप को इस्तेमाल होते देते जा रहे हैं। तो ये 2024 के इलेक्शंस की तैयारी है। आप सब लोगों को पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब पे सरकार फेल है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुसलमान को एक टारगेट करके, मुसलमान को निशाना बना के, अगर मुसलमान पीटे तब ठीक है, ना पीटे तब भी ठीक है, लेकिन एंटी मुस्लिम प्लैंक पे ये पॉलिटिक्स को बढ़ाई जाए। इसलिए मेरी फिर से गुजारिश ये है कि जो भी वंचित तबके के लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो दलित और पिछड़े हैं, आज पूरी ताकत के साथ हमें दानिश अली जी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी को भी इसको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको आना होगा। और इस देश में मुसलमान और इस देश के अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा, वही असल में मेहनत कर रहे हैं। और जो बीजेपी का ये जो डेस्परेट जो मूव है, ये शो करता है कि उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को एक साथ और इकट्ठे होने की ज़रूरत है और लोकतंत्र पे, जो डेमोक्रेसी पे जो हिंदुत्ववादी जो हमला है और जो इतना एग्रेसिव हमला हो रहा है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभय कुमार।